दोस्तों नमस्कार। मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जन्नत ज्वार। दोस्तों, चेन्नई में एक पावर प्लांट बन रहा है। पावर प्लांट वैसे तो लंबे समय से बन रहा है, लेकिन अब उसे संचालित करने की, कंडक्ट करने की कोशिश हो रही है। उसको लेकर कई तरह के आरोप हैं। दूसरा, लोगों का यह कहना है कि अगर ये यहाँ लगेगा तो यहाँ की वातावरणीय स्थितियों में दिक्कतें पैदा, वह एन्नोर पावर प्लांट के नाम से जाना जाता है। हमारे साथ इस वक्त नित्यानंद जयरामन है चेन्नई से। वह सेव इन्नोर क्रीक कैंपेन से जुड़े हुए हैं और हम उनसे बातचीत कर जानेंगे कि चेन्नई की जनता इन्नोर पावर प्लांट का विरोध क्यों कर रही है। नित्यानंद जी, आपका स्वागत है। और आप, हालांकि थोड़ी हिंदी बोलने में आपको दिक्कत होगी, लेकिन मैं को चाहूंगा कि आप हिंदी मिक्स अंग्रेजी बोल दें, जिससे कि उत्तर भारत में ये लोगों को बात समझ में आए कि एन्नोर पावर प्लांट का विरोध आखिरकार क्यों किया जा रहा नमस्ते। तो एन्नूर जो जगह है वो चेन्नई के उत्तर में एक जगह है और जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा वेटलैंड है, जो एक नदी और समुद्र दोनों जहाँ पर जॉइन होते हैं उस क्षेत्र में बनाया गया उसका ही एक नेचुरल प्राकृतिक है। वेटलैंड वहां पर है। झील नहीं है, वो लगून कहते हैं, बैक वाटर कहते हैं। वो बैक वाटर उधर बहुत ही बड़ा विस्तार रूप में एक वेटलैंड है और उस वेटलैंड के ऊपर बहुत सारे मछुआरों उसमें मछली पकड़कर उनका जीविका निकालते हैं। इस वेटलैंड के ऊपर पिछले 30 साल में बहुत सारे इंडस्ट्रीज, कारखाने उधर आए हैं। मेनली जो कोयला को जला के बिजली तैयार करने का कारखाना, पावर प्लांट उधर बना है। उसके अलावा उधर एक ऑयल रिफाइनरी है जो कच्चा तेल का शुद्धिकरण करता है, पेट्रोल बनाता है। वैसा एक रिफाइनरी, बहुत बड़ा रिफाइनरी है। उसके साथ जुड़े हुए 34 लार्ज रेड कैटेगरी जहरीला पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज उधर है। सो ये सब एन्नूर और मनली क्षेत्र में, नॉर्थ चेन्नई में लगे हैं। और उसी जगह में आप देखेंगे तो वहां पे अमीर लोग नहीं रहते हैं, बहुत साधारण लोग रहते हैं और जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के जनता का हिस्सा उधर ज्यादा है। तो ऐसे ही जगह में सबसे जहरीला कारखाने लगाने का जो चीज है, ये खाली तमिलनाडु में या चेन्नई में नहीं हो रहा है, जहां भी देखे यही हो रहा है। तो ऐसे एक स्थिति में जो या अभी तक जो कारखाने हैं उससे वहां पर बहुत सारा एनवायरमेंट प्रदूषण हुआ है, पोल्यूशन हुआ है और बहुत जीविका वहां पे उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है। और इसके ऊपर उधर का जो अभी बिगड़ा हुआ जो पर्यावरण है उसको हेल्थी बनाने के बजाय अभी जो हो रही है वो उस जगह को और भी जहरीला बनाने का काम हो रहा है। उसी के खिलाफ उधर के लोग आवाज उठा रहे हैं कि क्यों हमारे ऊपर एक ऐसे डबल स्टैंडर्ड्स, दुगना नीति हो रहा है, जहां पे साउथ चेन्नई और सेंट्रल चेन्नई और बाकी क्षेत्र में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारे पार्क है, लेकिन हमारे यहाँ कारखाने हैं, उनका कचरा है और उनका प्रदूषण और जहर ही है। बिल्कुल। जब ये इस तरह के इंडस्ट्रीज लगाई जाती है, थर्मल पावर या किसी भी तरह की चीज, तो एक जन सुनवाई की भी प्रक्रिया होती है, जिसमें कलेक्टर यानी डीसी अगर कहते हो, डीएम कहते हो, तो आते हैं, वह सुनवाई करते हैं, मोहल्ले को लोग, जनप्रतिनिधि मौजूद होते हैं। तो यह जो प्लांट लगाया जा रहा है, यह तो जन सुनवाई के बाद लगाया जा रहा होगा। तो क्या जन सुनवाई वाजिब तरीके से की गई है? तो पहली चीज ये है कि ये जो जन सुनवाई की बात, ये पर्यावरण के कानून के नीचे बनाया गया एक जन सुनवाई है। खाली एक ही ऐसा मौका है जहां पर आम जनता, प्रतिनिधि नहीं, आम जनता, जो लोग वहां पे रहने वाले लोग हैं, नॉट स्पीकिंग थ्रू एमएलए, एमएलए के दौरान नहीं बात करता है, वो खुद पे खुद अपना ही बात रख सकते हैं। ऐसा एक ही मौका रहता है।
तो इस कानून के नीचे ये गारंटी हुआ है। लेकिन इन्होंने पहले अपना कारखाना शुरू करने से पहले, जो कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करने से पहले एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से क्लियरेंस ले लिया कि बगैर सुनवाई के हमें लाइसेंस दे दीजिए, और उन्होंने भी दे दिया। इतने की वो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के जो एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी है, उनका रिकमेंडेशन था कि पब्लिक हियरिंग होना है, जन सुनवाई होना है, लेकिन मंत्री ने उसको एग्जेम्पशन दे दिया। और उसके बाद उधर के फिशरमैन लोग, मछुआरे लोग, उसको कोर्ट में जाके ये जन सुनवाई करने का ऑर्डर ले आया। तो अभी जो जन सुनवाई हुई है वो उस कोर्ट ऑर्डर के तहत हुआ है, लेकिन वो जन सुनवाई भी कानून में लिखा गया है कि कैसे वो जन सुनवाई होना है। उसमें कौन चेयरपर्सन रहेगा, उसमें किसको मौका दिया जाएगा, वो कितने देर तक चलेगा, उसको बंद करना कैसे, मतलब जो क्लोजर होता है वो कैसे करना है, सबको मौका मिलना है। और ऐसा एक जन सुनवाई में जो चेयरपर्सन है, जो इसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी ये होता है कि वो सभी लोग को बोलने का मौका दे और ऐसा एक एनवायरनमेंट, माहौल उधर बना के रखे ताकि सब लोग अपना जो ओपिनियन है वो बगैर कोई डर के बात रख सकते हैं। तो क्या यहाँ ऐसा नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। इसका तो वो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, चेन्नई के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, वो मैडम डायस पे बैठी थी और वो एक गौतम बुद्ध जैसे बहुत ही मतलब शांत रूप में किसी भी इंटरफियरेंस नहीं किया, जबकि वहां पे लोकल एमएलए और उनके जो पहलवान लोग हैं वो सब आके पहले 10 रो को पूरा ऑक्यूपाई कर दिया। उसके बाद पीछे से लोग धक्का धकेल के आगे आना पड़ा, और फिर जब आते हैं तो उनको बताया जाता है कि आप लोग अपना ओपिनियन नहीं बता सकते, अपना बात नहीं रख सकते क्योंकि आप एन्नूर के नहीं हो, जबकि कानून ये बताता है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट से कहीं से भी जिनको भी बात करना है वो आके आ सकते हैं और बात रख सकते हैं। इसके ऊपर कोई भी तरफ का एक एक्शन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में थ्रू आउट नहीं लिया। उसके बाद ये बात भी ये है कि गोवा जैसे जगह पे, जहाँ पे मारगांव पोर्ट में एक कोल जेटी आने वाला था, तो उसके लिए जब जन सुनवाई हुआ, वो जन सुनवाई 4 दिन चला क्योंकि इतने सारे लोगों अपना बात रखना चाहते थे। तो इसमें भी वैसा होना था, लेकिन उसमें पहले से ही पुलिस वालों का नंबर उधर जो बैठे हुए उनका नंबर से ज्यादा था। इसका मतलब उनको मालूम है कि बहुत सारे लोग आने को चाहेंगे, लेकिन जो जगह चुना गया था वो बहुत छोटा जगह था, और इसलिए जितने लोग आने चाहते थे उनको अंदर नहीं छोड़ा गया, वो वापस चले जाने का एक प्रॉब्लम ये हुआ कि जो लोग अंदर थे, दैट वाज अ फ्रैक्शन, एक छोटा सा हिस्सा था जो लोग बात करना था, और जो अंदर आए उनमें से सब लोग बात नहीं रख पाए। कुछ लोग डर गए, कुछ लोग ने बताया कि हम उधर धक्का मार के नहीं जा सकते हैं। तो इस ऐसे एक माहौल में महिलाओं तो अपना बात ही ना रख सकते हैं। खाली 3 महिलाएं बात रखी वहां पे, जबकि ये स्थिति बहुत ही भयंकर स्थिति है जिसमें महिलाओं का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि वो हमेशा इसके बारे में बात करते रहते हैं कि यहाँ का हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ही गहरा है, खतरनाक है, डीप है, और तो वो बात नहीं रख पाए। और ये जो पावर प्लांट है, थोड़ा ये बताइए कि ये किस इंडस्ट्रियलिस्ट का है और यह चल रहा है या कब तक चलने की स्थिति है, और अगर ये चलता है तो इससे नुकसान क्या होगा? वैसे भी बहुत तापमान है, आपके यहाँ टेम्परेचर है चेन्नई में, पानी का भयंकर संकट रहता है जो देश जानता है। 2 चीजें तो देश जानता है, लेकिन और बारीक क्या असर पड़ रहा है उसके बारे में भी बताइए। तो असर के बारे में बात करने से पहले ये बता सकता हूं कि ये कारखाना प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु का टैंजेटको, जो इधर जो बिजली उत्पादन करने का जो कारखाना है, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु का है। तो उस एन्नूर क्षेत्र में जितने भी पावर प्लांट हैं वो सब इधर गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अपना एनटीपीसी का। हाँ जी। तो ये दोनों है। असर के बारे में, ये असर
कोयला जब जलाते हैं तो एक बिजली उत्पादन करने का तरीका यह रहता है कि कोयला को जलाते हैं, उसमें से जो हीट आता है उससे पानी उबालते हैं, उसको स्टीम बनाते हैं, स्टीम जनरेटर चलाता है और उसमें से बिजली निकलता है एक साइड पे। दूसरे साइड पे ये कोयला जब जलता है उसमें से जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर जो हीट है वो हीट यूज होने के बाद वो हीट वेस्ट हो जाता है, उसको आप पानी के ऊपर लगा के वो पानी को आप बाहर भेज देंगे। वो एक बहुत खतरनाक वेस्ट है क्योंकि वो हॉट वाटर रहता है। तो जब आप उस हॉट वाटर को समुद्र के अंदर नहीं तो ऐसे रिवर के अंदर आप डालते हैं तो वहां पे मछली जी नहीं पाएंगे, वो भाग जाएंगे क्योंकि जब क्या पानी का टेम्परेचर रहता है जब पानी जाता होगा नदियों की तरफ? तो जी टेम्परेचर कितना रहता होगा जब पानी वो इंडस्ट्री से वो जो बाहर? जो 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 नदी है, नदी के पानी के टेम्परेचर से लगभग 7-8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहता है। वो जब हम हाथ लगाएंगे तो उसमें गर्म होएगा, लेकिन उससे ज्यादा असर मछली पे पड़ते हैं क्योंकि जब बिल्कुल। टेम्परेचर ज्यादा होता है पानी के अंदर जो ऑक्सीजन रहता है उसका लेवल कम होता है, तो उसमें जो प्लांट्स रहते हैं वो जी नहीं पाएंगे, और प्लांट्स नहीं है तो एनिमल्स नहीं है, मछली नहीं आएंगे, तो वो डेजर्ट जैसे बना देता है। तो ये वो एक बात है मछुआरे के ऊपर जो प्रभाव। दूसरा वेस्ट उसमें से निकलता है कोयला का ऐश, राख, और ये ऐश बहुत फाइन पाउडर पे, बहुत छोटा छोटा पाउडर पे होता है। तो वो दो, एक तो वो उसको लॉरी में लगा के, पाइप में लगा के बाहर जाके एक 3-4 किलोमीटर दूर एक 1000 एकड़ का एक बहुत बड़ा झील बना है, उस झील के अंदर डंप करते हैं। 15 मीटर का ऊंचाई और 1000 एकड़ का एरिया, उसमें पूरा का पूरा ये ऐश भरा हुआ है। तो उसमें से लीक होते वो पूरा अभी जो रिवर है उसमें 8 फीट तक 8 फुट तक राखी बना हुआ है। तो उसमें कुछ मछली बाकी एनवायरनमेंट का होना असंभव है। तीसरा, ये जो पानी से मिल जाता है और लेक में झील में रहता है, उसके अलावा उधर का जो चिमनी है उसमें से ये फ्लाई ऐश निकलता रहता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता रहता है। फ्लाई ऐश में बैठा होता है बहुत सारे हेवी मेटल, जैसे कि लेड है, आर्सेनिक है, मरकुरी, पारा है, तो ऐसे सब चीज भी उसमें बैठा रहता है। तो ये जो डस्ट है बहुत छोटी होने के कारण दिल्ली वालों को तो मालूम है कितना वो प्रदूषण से सफर होते हैं। यहाँ पे एक मिनी दिल्ली बना हुआ है, तो दिल्ली का ही नॉर्थ इंडिया में भी नहीं है, यहाँ पर साउथ इंडिया में भी, चेन्नई में एन्नूर के अंदर दिल्ली ही बना रहता है। 4-5 इस समय पे उधर का एयर क्वालिटी बहुत खराब रहता है, पूरे साल में रात को बहुत ये होता है। आपने हीट के बारे में पूछा था, इसमें जो अभी बन रहा है वो एन्नूर थर्मल पावर स्टेशन, एन्नूर थर्मल पावर स्टेशन का एक बहुत बड़ा सा कूलिंग टावर है। वो कूलिंग टावर में ये जो गर्म पानी आता है उसको कूल करके भेजने का है। तो उसके कूल करने का तरीका है जो पानी के अंदर जो हीट है उसको वातावरण में फैलाना। तो उसके नजदीक में रहने वाले जो हैं उनको पानी, सो मतलब मॉइस्चर जो होता है, गीलापन जो होता है हवा में, वो भी बढ़ेगा और तापमान भी बढ़ेगा, और इसके वजह से समर टाइम में उधर लोग बिल्कुल मरेंगे। और इसमें बात यह है कि ऐसे एक खतरनाक कारखाना जहां पर बना रहे हैं, वहां पर अभी जो लोग रह रहे हैं उनको छोड़ो, इसके अलावा अभी वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक से पैसा लेके क्लाइमेट चेंज को सुधारने का काम के नाम पे उधर 37,800 नए घर बनाए गए हैं, मल्टी स्टोरेड अपार्टमेंट। ये जो कारखाना है उस कारखाना से 100 मीटर के दूरी पे। तो इसके मतलब है कि अभी हम वहां पे 37,800 लोगों को 6,800 फ्लैट्स फॉर नियरली 40,000 पीपल, 40,000 लोगों को बसाने का इरादा है उनको, जहां पर ऑलरेडी पोल्यूशन है बगैर और कोई पोल्यूशन के, और अभी जो बना रहे हैं उस जगह पे बसाने के बाद यहाँ पे एक नया कारखाना उनके खिड़की से
छूने की दूरी पे रहता रहेगा। इस मामले में अदालत गए होंगे आप लोग या संस्थाएं गई होंगी, क्या कहना था? नहीं, अदालत में ऐसे ऐसे करके नहीं गए कि ये कारखाना नहीं चाहिए, हाँ। क्योंकि वैसे जाने से अदालत कहती है नहीं नहीं वो तो हमको बिजली चाहिए। हम्म। तो उसमें खाली टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे जा सकते हैं। टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे जाके ही ऐसे जो जन सुनवाई की बात हुई है, ये जी। जो कानून बना है उस कानून के तहत आपको चलाना है। तो अभी वहां पे कानून ये भी कहता है कि जहां जिस जगह में ऑलरेडी बहुत पोल्यूशन है वहां पे नया सोर्स ऑफ पोल्यूशन नहीं लाने का है। तो उसके लिए जी। आपने ठीक तरह से साइंस किया है कि नहीं, और उसमें भी आपने फ्रॉड किया है। तो इसी मैनर में हम इसको कोर्ट ले जा सकते हैं। तो अभी क्या? के लिए ये पब्लिक हियरिंग लगाने के लिए कोर्ट ऑर्डर चाहिए था। जी। इनका तो मालूम है ये जो जन सुनवाई और कानून ये सब नाम के वास्ते हैं। तो अब एक सवाल है, एनजीटी ने भी कुछ कहा है इस मसले पर या नहीं? एनजीटी ने तो बहुत कहा है, एनजीटी तो बहुत कहती है। एनजीटी ने यह कहा है कि वहां के जो पूरा जो ऐश लगाया है, जी। जो फैला हुआ है नदी के अंदर, जी। उसको पूरा निकालने करके कहा है। वो कब कहा है? जुलाई 2022 में। उनका कहना है कि कौन सुनता है? सुनता नहीं। जब जनता के खिलाफ एक ऑर्डर जाता है तब सरकार उसको पालन करता है। जब जनता के पक्ष में जब ऑर्डर जाता है तब सरकार कुछ नहीं करता है। कुछ नहीं। लास्ट क्वेश्चन नित्यानंद जयरामन जी आपसे ये कि ये सब कुछ, सारी जागरूकता, सारी मुश्किल, सब कुछ के बावजूद जनता का क्या रवैया है? क्योंकि ऐसे मौकों पर जनता दो हिस्सों में बंट जाती है और बड़ा हिस्सा ये कहता है विकास होने दो। वहां क्या स्थिति है? क्या लोग सड़कों पर उतर रहे हैं? क्या कोई विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या स्थिति? बात यह है कि ये सब जनता की, उधर के लोग, जैसे आप कहते हैं जनता एक नहीं है, जनता दो भी नहीं है, जनता 10 या 15 या 20 या 200 हो सकती है। तो एक ही राय नहीं हो सकता है। लेकिन जब वहां पे जाते हैं, इसमें राय में ये कोई डिफरेंस नहीं है कि जितना नुकसान वहां प्रदर्शन बढ़ेगा। हुआ है वो गलत है। इसके ऊपर से तो सब लोग अग्रीमेंट में हैं। इसमें कुछ लोग जो है जो रूलिंग पार्टी के एमएलए के साथ आए थे और उनके जो लोग हैं, और फिर जो इस कंपनी से आगे कॉन्ट्रैक्ट मिलने का जिनको पॉसिबिलिटी उम्मीद है, है। अब उम्मीद है और पॉसिबिलिटी है, या तो उनको अभी बताया गया कि उधर जाके आप ऐसे बात करो, तो वैसे लोगों ने कहा है कि हमें जॉब्स चाहिए और इससे जॉब्स आएगा। लेकिन हम सबको पता है हिंदुस्तान में पूरी जगह में जब हमारा प्रधानमंत्री ही हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बता रहे हैं, उनको मालूम है, हमको सबको मालूम है कि जॉब बनाने का काम तो बंद हो गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु में, सभी गवर्नमेंट में जॉब बनाने का काम बंद हो गया है, जॉब लेने का काम ही बना हुआ है अभी। तो ये भी जानते हैं, लेकिन उसमें भी बात यह है कि लोगों का जो जीविका है उसको आपने मार दिया है, उनका हेल्थ को आपने खत्म कर दिया है, उनका दिन और घर का खर्चा को आपने ज्यादा कर दिया है, और फिर अभी आप भीख देंगे तो भी लेने के लिए लोग तैयार हैं। तो उस स्थिति में आपने लोग को ला के फिर बताता है कि ये लोग जॉब चाहते हैं और इसलिए हम ये ले आते हैं, वो गलत है। आपको जॉब देना है तो वो डिग्निटी के साथ दो, वो उनका सेहत को बिगाड़ने के विदाउट स्पॉइलिंग, उनका हेल्थ को स्पॉइल करने के बगैर देने का है। ऐसे नहीं कि हम यहाँ के लोग तो भीख नहीं मांग रहे, लेकिन जो दिया जा रहा है वो उसी के जैसे दिखता है। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। हम बातचीत कर रहे थे तमिलनाडु के चेन्नई में बनने जा रहे एनोड थर्मल पावर प्लांट को लेकर। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे नित्यानंद जयरामन। उन्होंने विस्तार से बताया कि किस तरह प्रदूषण से घिरी चेन्नई का यह पूरा एनोर इलाका, जहां थर्मल पावर प्लांट राज्य सरकार बनाने जा रही है, उसके बाद कितनी बुरी स्थितियां होंगी। वह रोजगार जितने लोगों को देगी उससे ज्यादा लोग मौत के करीब पहुंचेंगे। मछुआरों का रोजगार खत्म होगा, पर्यावरणीय संकट बढ़ेगा, नदियों के तापमान बढ़ने से मछलियों और नीचे रहने वाले जीवों पर भी संकट आएगा। यह सीधे सीधे कोई चुनाव की बात नहीं है,
लेकिन चुनाव इस देश में जिन लोगों के लिए होते हैं, उनसे जुड़ी हुई बात है। इसलिए इस बात से पर गौर किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा अगर तबाही हुई है, तो 2 ही बातों को लेकर हुई है। पहला विकास और दूसरा रोजगार। इन 2 भले ना मिले हों इस देश को, लेकिन प्रदूषण की तबाही, बर्बादी पूरा देश झेल रहा है। इसलिए एन्नूर पावर प्लांट की यह सच जानना, हमें लगता है जानना बेहद ज़रूरी होता है। आप सब इन मुद्दों से क्या कंसर्न रखते हैं, क्या सोचते हैं? हमें टिप्पणियों के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्य